बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीर के दिन क्या होगा और मंगल के दिन क्या होगा, सारे मुल्क की नज़रें अब इस बहरान पर जमी हुई हैं जो काफ़ी बढ़ गया है और अगले 2 हफ्तों में इसकी शिद्दत बहुत उरूज पर पहुंच जाएगी। लेकिन इतलात ये भी हैं कि अगले हफ्ते या इस हफ्ते के दौरान ये जो 7 दिन शुरू हो रहे हैं आज या कल से, इनमें कोई बहुत बड़ा अदालती स्कैंडल और सामने आने वाला है, जिसके बाद हर चीज़ तहबाला हो सकती है। नाज़रीन, ये जो इस वक्त लोग आइन की मुज़ाहमत कर रहे हैं, 3, 4, 5 उधर ऊपर और 3, 4 यहाँ लाहौर में, इसको हम कह सकते हैं कि ये जनरल फैज़ और मिर्ज़ा मसरूर की लगाई हुई खेती है जो लम्हा ब लम्हा सूख रही है, खुश्क हो रही है, उजड़ रही है और आखिरी मुज़ाहमत पर कमर बस्ता है, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। अब आपने देखा कि एक जज साहब ने चीफ को ये पैगाम दिया है कि मैं अपनी बेगुनाही आपके सामने साबित करने के लिए तैयार हूँ। ये एक प्री प्लान्ड स्कीम है जिसके तहत चीफ साहब इसकी तहकीकात कराएंगे और उसे बेगुनाह करार देंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये ड्रामा चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए कि मामला चीफ साहब का नहीं है, मामला जुडिशल कमीशन में जाना है और उसे वहाँ जाना चाहिए। और करप्शन के जो सबूत मज़ीद मुहैया हो गए हैं इदारों को भी, हुकूमत को भी, बार कौंसिल को भी, वो इससे ज़्यादा लर्ज़ा खेज़ हैं जितने बताए गए हैं। अब तक की जो बार कौंसिल का जो रेफरेंस है उसमें तो सिर्फ ये है कि 4 अरब रुपए की करप्शन की है, लेकिन अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मौसूफ की सारी फैमिली करप्शन के और जग्गे के धंधे में लगी हुई थी। मसलन ये है कि एक टीम बनाई हुई थी लोगों ने जो लोगों पर गलत मुकदमे करती थी और फिर उनसे रब्ता करती थी कि आप हमारे साथ मुकमका कर लें, हम इसका ऊपर ले जाकर मामला ये तय करा देंगे। ये नहीं, एक किस्म का अगवा बिरातावान का धंधा भी इन्होंने शुरू किया हुआ था। नाज़रीन, एक तरफ ये ड्रामा चला रहे हैं कि चीफ साहब के सामने पेश होकर अपनी सफाई दूंगा, और दूसरी तरफ इन लोगों ने, इनमें से वो जो ख़ास साहब हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल मामला तेज़ है, उन साहब ने कल रात या रात से पहले किसी वक्त इनका राब्ता मुक़्तदर इदारों से हुआ है, इन्होंने किया है और कहा है कि मुझे माफ़ी दे दी जाए, आइंदा मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँगा। तो बहुत ही गिरिया उज़ारी के अंदाज में इन्होंने रब्ता किया, ये बिल्कुल कन्फर्म खबर है। इन्होंने रब्ता किया और माफ़ी मांगी और ये यकीन दहानी कराई कि आइंदा मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँगा। लेकिन इसे जो जवाब मिला वो बड़ा गैर मुतवक्को था। जवाब ये था कि हम तो नहीं चाहते कि आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, हम आपको कोई मशवरा भी नहीं दे सकते कि आप ये करें, आप वो करें, यकीन दिलाएं या माफ़ी मांगे, हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है, ये आप जाने और आपका काम जाने। ये नहीं, ये एक किस्म का इनकार था। लेकिन इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि माजी के बरक्स अब जज हजरात को मैनेज करने का जो ऊपर से इंतज़ाम होता था फ़ौज की तरफ से, वो नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये एक तवील जद्दोजहद और हालात के इर्तिका का नतीजा है कि ट्राइका का एक अहम तरीन हिस्सा जो है, वैसे तो अहम तरीन पार्लियामेंट होती है, लेकिन हमारे मुल्क में जो अहम तरीन हिस्सा है वो फ़ौज है। तो फ़ौज ने, जिसको हम ये तो नहीं कह सकते कि पसपाई इख्तियार की है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो अपने गलत मौक़िफ़ से, गलत स्टैंड से और गलत पोजीशन से हटकर सही पोजीशन पर चली गई है, यानी कि गैर सियासी हो गई है। अगरचे लोगों का ये एक मुतालबा भी है कि गैर सियासी होने का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें आपकी वजह से इस मुल्क में बर्पा हुई, रूनमा हुई, जिनकी वजह से ये सारी तबाही नाजुल हुई, तो उनकी सफाई भी आप ना करें, ये सफाई आपको करना पड़ेगी। और वो बहरहाल जायज़ हदूद में रहते हुए कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि अहम तरीन इदारा जो है वो अपने असल फ़राइज़ पर तवज्जो दे रहा है। और हाल ही में अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की बेखुनी के लिए कुछ अच्छे और ठोस फैसले किए गए जो माजी में कभी नहीं किए गए। माजी में न सिर्फ ये एक नुमाइशी ऑपरेशन होते थे, बेगुनाह लोग मारे जाते थे, बल्कि उनका मकसद अमेरिका के साथ लेन देन करना होता था कि देखो हमने
इतने मार दिए, अब हमें इतने पैसे दो। और ज़्यादातर मारे जाने वाले गैर मुतल्लिक़ लोग होते थे, जबकि दहशतगर्द तो वो अपनी पनाहगाहों में चले जाते थे। लेकिन अब ये फ़ैसला हुआ है, और जिसकी वजह से ज़ाहिर इमरान खान के गुस्से में इजाफ़ा हुआ है। और इमरान खान के गुस्से में इजाफ़ा तो इस बात से भी हुआ है कि चीन से 700 करोड़ डॉलर कर्जा मिला है सहूलत के साथ। उसके बाद इमरान खान की ये उम्मीद कि मुल्क जल्द दिवालिया हो जाएगा, ये टूट गई है। और ज़ाहिर PTI के अंदर खासी मायूसी, और मायूसी तो इनकी जेल भरो तहरीक की वजह से भी है। 3 दिनों के दौरान 81 अफराद ने गिरफ्तारी दी है, जबकि इनका इरादा था कि हम जेलें भर देंगे। ये तो किसी एक जेल की एक बैरक भरने के लिए भी काफ़ी नहीं है। खैर, अभी ये तहरीक चल रही है, मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन लोग भाग रहे हैं। जिन्होंने नाम लिखवाए थे, ये आज ही के एक अखबार की रिपोर्ट है जो हुकूमत का हामी नहीं है, उसने लिखा है कि जिन लोगों ने नाम दर्ज कराए थे गिरफ्तारियों के लिए, वो उनमें से 95% ने अपने नाम वापस ले लिए हैं कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी। आगे चलते हैं। दूसरी तरफ ये है कि चीफ साहब जो हैं वो बज़ाहिर अपना रवैया नरम करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह उनकी बहादुरी नहीं है, बल्कि उसकी वजह यह है कि उनके पास चाराकार नहीं है। मसलन वो 2 जजों को निकाल देते हैं हुकूमत के मुतालबे पर, अवाम के मुतालबे पर, बार के मुतालबे पर, तो वो अकेले रह जाएंगे। उनको ये अंदाज़ा हो गया, अगरचे शहबाज शरीफ साहब ने उनके हामी जजों को इंडक्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद है उनकी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि अक्सरियत उनके साथ नहीं है। और अगर ये 2 भी चले गए तो फिर तो वो बिल्कुल ही 3-4 की माइनॉरिटी में आ जाएंगे, और फिर वो एजेंडा पूरा नहीं हो सकेगा जो इनके जहन में है। और ये इनकी एक किस्म की बौखलाहट है, ये ज़हनी कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से उनको एक ऐसा रिमार्क देना पड़ा जिससे अगले दिन पूरे मुल्क में वो तमस्खुर का निशाना बना लिया गया। इन्होंने कहा कि आइन ने मेरे दरवाजे पर कल दस्तक दी है। तो नाज़रीन, ये वो साहब है जिन्होंने अभी चंद ही महीने पहले आइन को पामाल किया, आइन को रीराइट किया, आइन के अंदर एक अपनी तरफ से शिक डाल दी, वही फ्लोर क्रॉसिंग वाली। आइन को पामाल करने वाले जब ये कहने पर आ जाएं कि आइन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो ये अंदर का एक गिल्ट भी है, अंदर का एक कन्फ्यूजन भी है, अंदर का एक खौफ भी है, अंदर की एक डिप्रेशन भी है, जिसने उन्हें इस तरह के फ़िक्रे कहने पर उकसाया या मजबूर किया। तो आपने देखा कि फिर इस फ़िक्रे का कैसा तवा लगा। और वो जो मोतीउल्लाह जान साहब हैं, बहुत शरारती किस्म के संजीदा जर्नलिस्ट हैं, लेकिन शरारत करने से बाज नहीं आते। उन्होंने, और वो सदीकी साहब हैं उनके दोस्त, वो भी बड़े सीनियर साफ़ी, उन्होंने एक 3-4-5 सेकंड का एक क्लिप जारी किया। वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि हर जगह वो पहुँच गया है। उसमें दिखाया उन्होंने कि दस्तक होती है तो ये पूछते हैं कि कौन, तो वो कहता है मैं आइन, तो ये कहता है भाग जा, तुम्हारा हमारे पास क्या काम है। तो ये एक बहुत अच्छा किस्म का सटायर था, तंज था, जिसने इस फिक्रे की ऐसी की तैसी फेर दी है। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। अब इसके साथ ही अगर ये साहब जो है ये अकड़ गए हैं, तो पार्लियामेंट जो है इनसे ज़्यादा अकड़ गई है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और आपके पास ये खबर और राय से भी आ जाएगी कि पार्लियामेंट ने इस मरतबा मामले को अंजाम तक पहुंचाने का फ़ैसला किया है। पार्लियामेंट का इजलास किसी भी दिन हो सकता है। अभी तो वो परसों देखेंगे कि चीफ का रवैया क्या है। वो इन 2 जजों को निकालते हैं, ये नहीं निकालते, जिन पर बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं और जिन्होंने माजी में आइन की बेखुनी में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। पार्लियामेंट का इजलास उसके बाद किसी भी वक्त हो सकता है। उसमें कोई करारदाद या कानून साजी ऐसी हो सकती है जिसमें अदलिया को आइन का पाबंद रहने का हुक्म दिया जाएगा कि खिलाफ आइन आप फैसला नहीं कर सकते। कुछ इख्तियारात भी ख़त्म किए जा सकते हैं, कुछ इनको किसी चीज़ का पाबंद भी किया जा सकता है। और अब ये चीज़ सामने आएगी कि पार्लियामेंट बालादस्त है, आइन बालादस्त है, 4 आदमी बालादस्त नहीं हो सकते। नाज़रीन, पार्लियामेंट और अदलिया में फ़र्क क्या है? पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, उसे अवाम मुंतखब करते हैं, अवाम उसे मैंडेट देते हैं कि वो कानून साजी करे और हुकूमत चलाए। ये दोनों मैंडेट अवाम ने उन्हें दी है। अदलिया हुकूमत का एक महकमा है, इदारा है, जिसे सरकार से, कौमी ख़जाने से तनख्वाह मिलती हैं। उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं होता, उनके पास एक प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी होती है कि वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, ना कि ख़ुद हुकूमत संभाल लें। पिछले 10 महीनों में हमने देखा कि हुकूमत वफाकी हो या निगरान हुकूमत हो,
ये हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा आर्डर जारी करते हैं कि वो हुकूमत मफलूज हो जाए, हुकूमत काम ना कर सके, हुकूमत की कानून साजी तक इन्होंने छीन कर अपने पास रख ली है। तो ये चीज़ें जो है अब इन पर एक मुस्तकिल बंद बांधने का फैसला आ गया है। तो पार्लियामेंट की तरफ से कुछ सख्त इक़दाम भी मुतवक्के हैं और पार्लियामेंट में करारदादें भी आनी है, पार्लियामेंट में अभी तकरीरें भी होनी हैं और ये चीज़ें जो है एक फ़ज़ा बनाएंगी जिसके बाद अदलिया जो है वो कानून और आईन के मुताबिक फ़ैसले करने की अगर सारी की सारी नहीं तो बड़ी हद तक पाबंद बना दी जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी है कि ये जो इन्होंने इनका सोशल मीडिया है PTI का, इसने एक अजीबोगरीब किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है। खाना जंगी की बातें फिर से करने लगे हैं। कल इमरान रियाज ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक फिर प्रोग्राम किया जिसमें फ़ौज के अंदर बगावत की बातें उसने की और दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ये शायद कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये प्रोग्राम मैंने नहीं सुना, लेकिन जो ख़बर है वो मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद फिर इसे कोई मैसेज मिला तो चुनाचे आज सुबह इसने फ़ौज से रब्ता किया और माफ़ी मांगी, एक ब्रिगेडियर से रब्ता किया और माफ़ी मांगी है। तो मुझे नहीं पता वो ब्रिगेडियर साहब इसे माफ़ करते हैं या नहीं करते, हो सकता माफ़ कर दिया हो, क्योंकि इन लोगों के बारे में फ़ौज की माफ़ी का जो रिकॉर्ड है वो ख़ासा नरम दिल और फैयाजाना है। वरना आप मुझे बताएं कि ये इमरान रियाज ख़ान जिस तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म है, ऐसी बात किसी पख्तूनख्वा सूबे में या बलूचिस्तान के सूबे से तल्लुक़ रखने वाले किसी व्लागर ने इख्तियार की होती तो वो कब तक टांगा जा चुका होता। लेकिन इमरान रियाज को खुली छूट अब तक रही है। कुछ इशारे ऐसे मिलते हैं कि शायद अब सख्ती हो, मसलन शायद नहीं सख्ती होगी, कुछ इशारे ये मिल रहे हैं कि शायद अब ज़्यादा सख्ती होगी। वो जिस तरह आपने देखा कि जब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था तो PTI ने इमरान खान के हुक्म पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे जलाने की एक मुहिम शुरू की थी। हर मुल्क में, डेनमार्क में, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ जहाँ ये PTI नामी मखलूक पाई जाती है, इन्होंने पाकिस्तान के झंडे फाड़े, नज़र आतिश किए, उनको पाँव के नीचे मसला। और कुछ लोगों ने पाकिस्तान में भी ये हरकत की। उनमें से एक ऐसे ही दहशतगर्द को कल सज़ा सुना दी गई है, कैद की और जुर्माने की भी। तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब इमरान रियाज खान जैसे लोग जो पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में 3 टुकड़ों, 4 नहीं, इमरान खान का एजेंडा 3 टुकड़ों का है, तो 3 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और भारत को यहाँ लाकर बिठाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद इनको अगर फिर फौरी तौर पर गिरफ़्तार न भी किया गया तब भी इनका कुछ ना कुछ मकू शायद छपने की इतलात है। तो नाज़रीन, मंगल को ये पाकिस्तान बार कौंसिल की दरख्वास्त भी दायर होने जा रही है और इनका एक रेफरेंस भी आने वाला है। उसके बाद ये चीज़ें जिस तरह चलेगी उससे ये अंदाज़ा होगा कि मामला कितने दिन तक निमट सकता है। कहा यह जा रहा है कि मामला काफ़ी लंबा जाएगा और जिस तरह इन्होंने सोचा था इमरान खान ने कि ये समाअत अज़ खुद होगी और चंद दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि जनाब पंजाब के इलेक्शन भी कराओ, पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी कराओ और फिर ये हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा, वो जो है वो मामला तो पड़ गया खटाई में। ये मामला लंबा चलेगा और अदालत के अंदर से ही जजों की तरफ से जो एतराज़ात और नकात उठाए जाएंगे उनको टैकल करते करते खासा लंबा टाइम इनका सर्फ हो जाएगा। और आखिर में मैं फिर बता दूँ कि जो एजेंडा इन्होंने सोचा था फैज़ और मिर्ज़े की खेती ने, वो एजेंडा तय नहीं हो सकता, वो पूरा नहीं हो सकता। ये खेती उजड़ना इसका मुक़द्दर है और ये खेती उजड़ कर रहेगी। न तो मिर्ज़ा की बशारतें कुछ काम आएंगी, न जनरल फैज़ की साजिशें कुछ काम आएंगी। आपको इल्म है कि फैज़ इतना अरसा रहा है और इसने ये बहुत एक्टिव किस्म की पॉलिटिक्स की है। फ़ौज में एक लॉबी इसने बनाई है अपनी। उस लॉबी के लोग अब पहले जितनी तादाद में नहीं रहे, बहुत कम हो गए हैं, लेकिन हैं। और पहले जितने वो ताकतवर और मुअस्सर भी नहीं रहे, लेकिन वो हैं। तो फैज़ अब भी इन बची खुची बाक़ियात को इस्तेमाल कर रहा है और अदालतों को जो पैगाम भेज रहा है कि डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यही पैगाम इमरान खान ने परसों जजों को भेजा, परसों रात कुछ जजों को, कि आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। लेकिन इसके आपने घबराना नहीं है कि मैसेज से उनकी घबराहट में कोई कमी नहीं आई। नाज़रीन, अगले बिलात तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। जहां काजी इंसाफ का सौदागर हो, क्या वहां अमन और खुशहाली मुमकिन हो?
इंसाफ फराहम करने पर निचली तरीन सतह और करप्शन करने पर बुलंद तरीन सतह पर बराजमान आला अदलिया के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इंसाफ को चौराहे पर टांग दिया। मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं क्या ना अपना कार है, एनी टाइम तुसी आ। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 3 अरब रुपए से जायद की जायदादों के मालिक हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने DHA में 47 लाख का एक प्लॉट 6 करोड़ में फरोख्त किया। सिर्फ गुजरांवाला अलाइड पार्क के प्लॉट की मालियत 30 करोड़ रुपए है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपए से जायद मालियत है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का गुजरांवाला एलाइट पार्क में गैर जाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के फ्रंटमैन राजा सफदर और जाहिद रफीक हैं जो उनकी करप्शन और लूट खसूट के धंधों को संभालते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के दोनों साहबजादे मुर्तजा नकवी और मुस्तफा नकवी भी करप्शन में पेश हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के कहने पर जाहिद रफीक ने मुर्तजा नकवी को आरिफ हबीब ग्रुप में लीगल एडवाइजर लगवाया। करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज जाहिद रफीक ने नदीम अहमद अबड़ो को रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल लगवाया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भारी रकम लेकर जजों की मनपसंद तैनाती भी करवाते। एडिशनल सेशन जज वसीम अंजुम की रावलपिंडी कचहरी में पोस्टिंग करवाई ताकि कैपिटल स्मार्ट सिटी की खुर्द बुर्द के तमाम केसेस को क्लीन चिट दे सकें। एडिशनल सेशन जज नदीम साकी से भारी रिश्वत लेकर अटक कचहरी में उनका तबादला करवाया। जस्टिस अली नकवी के बेटों मुस्तफा और मुर्तजा की लॉ फर्म नकवी एंड को काले धंधों की वजह से मशहूर है। लॉ फर्म लोगों पर झूठे मुकदमे बनाती और मुजरिमों से करोड़ों रुपए लेकर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से कहकर उनके केस माफ करवाती। जाहिद रफीक ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की बेटी नक्श फातिमा को 12,000 पाउंड देकर बरतानिया तालीम के लिए भिजवाया। मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए जस्टिस मज़ाहिर अली जैसे करप्ट जज को सरेआम फांसी दी जाए ताकि आइंदा कोई जज इंसाफ को बेचने की हिम्मत न कर सके।